हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेस में। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हम कर रहे थे ऑर्गेनिक के। तो आई होप आपको स्ट्रेटेजी या आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आज मेरे पास जितने क्वेश्चंस अभी तक मेरे पास अवेलेबल हो पाए हैं थ्रू द स्टूडेंट फीडबैक, आज हम वो डिस्कस करेंगे फिजिकल और इनऑर्गेनिक के कंबाइंड क्वेश्चन। तो ठीक है, तो एक दो दिन वेट कर लीजिए, देखिए रिस्पॉन्स शीट आने ही वाली होगी। तो एक बार रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, आपके आंसर्स आप उसके साथ मैच कर लेंगे, तब हमारे पास बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बोल रहा हूँ, मतलब हमें टोटल क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक्चुअल डेटा क्या है, और उस हिसाब से फिर हम डिटेल सोल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फिजिकल और इनऑर्गेनिक। मेटल क्लस्टर, डिटरमाइन द पॉइंट ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज Re2Cl8। थोड़ा सा ना यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेके किया है मैंने, जो टाइप किया था तो उसकी वजह से थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। एनीवे, है ना। तो इसका अब देखिए, ये तो बहुत इजी है Re2Cl8 का। अब Re2Cl8 में क्या होता है ना, मेटल मेटल बॉन्ड्स होते हैं, और ये फेमस एग्जांपल है आपका क्वाड्रोपोलर बॉन्ड का। तो Re2Cl8 को हम मान सकते हैं एज अ डाइमर ऑफ ReCl4 माइनस इज जस्ट लाइक, अगर आप कंपेयर करो PtCl4 से, भाई दोनों ही आपके हैवी एलिमेंट्स के क्लोरीन कॉम्प्लेक्स है ना, ReCl4 और PtCl4। तो बेटा PtCl4 का तो पॉइंट ग्रुप आपको पता ही क्या होता है, D4H। तो इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या होगा, D4H होगा। ठीक है, क्यों D4H होगा, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे Re और Cl ना, ये एक स्क्वायर पिनर अरेंजमेंट में होते हैं, और ऐसे ही चार, मतलब एक और यूनिट इसका ReCl4 का एक और यूनिट बिल्कुल जस्ट इसके नीचे होता है एक्लिप्सिंग फॉर्म में, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, आप देखो बिल्कुल जस्ट लाइक दैट, और इन दोनों के बीच में होता है 1 2 3 4 क्वाड्रुपल बॉन्ड। तो बीच में जो एक्सिस है आप इसको क्या मान सकते हो, ये आपकी C4 एक्सिस है, 4 C। तो बिल्कुल PtCl4 का डाइमर ही मान लो आप इसको। तो इसका भी तो पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, D4H। क्लियर। तो इसका भी पॉइंट ग्रुप हमारा क्या आ रहा है, D4H आ रहा है। तो ये आई थिंक इट्स अ वेरी इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलो सवाल देख लेते हैं। फॉर अ पार्टिकल इन 3D क्यूबिक बॉक्स फाइंड द डिजेनरेसी ऑफ द स्टेट विद द एनर्जी 27h² तो देखिए, फॉर अ पार्टिकल इन 3D, ये इजी क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल है ना सीधे उठाया क्वेश्चन आया है। हमने ऑफलाइन क्लासेस में भी 1 से लेके, मतलब डिजेनरेसी लेके 1 से, मतलब जहां एनर्जी देखिए मिनिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, 3, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 से लेके 50 तक जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं उन सबकी डिजेनरेसी हमने क्लास में निकलवाई थी आपसे। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए कि 27 की डिजेनरेसी क्या होगी। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है nx² प्लस ny² प्लस nz², है ना, h² अपॉन, अब क्रॉस नहीं है तो मैं क्रॉस नहीं लगा रहा, 8ma², मानते हुए कि ये क्यूबिक बॉक्स है, क्यूबिक बॉक्स है इसलिए इसकी लेंथ जो है वो क्या है, सेम है। तो आप देखोगे h² 8ma² तो यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, अंतर कहाँ आ रहा है, केवल इस वैल्यू पे। तो इसका क्लियरली क्या मतलब हुआ, इसका क्लियरली ये मतलब हुआ कि nx² प्लस ny² प्लस nz², तीनों का स्क्वायर का सम कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, वही हमारी डिजेनरेसी होगी। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करो, आप ये देखो कि 27 किसके परफेक्ट स्क्वायर के करीब है, तो ये 25 के करीब है। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूँ, किसी एक को भी 5 रख दूँ, क्योंकि सभी तो स्क्वायर हैं। मान लो x की वैल्यू मैंने कितनी रख दी, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो y और z को फिर मेरे को मजबूरी में 1 1 देना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन तो क्या बन गया, 5 1 1। 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर देखोगे तो कितना आएगा, 25। अच्छा, ऐसे 3 केस पॉसिबल है ना। जरूरी नहीं कि मैं x की वैल्यू 5 रखूं, मैं ny की वैल्यू 5 रख सकता हूं, मैं nz की वैल्यू 5 रख सकता हूं। तो 3 कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 5 1 और 1 1 5। तो 3 तो यही बन गए। और कोई केस भी हो सकता है। अब आप 4 का केस ले लो, एक एक करके करा करो, स्टेप बाय स्टेप। पहले 5 लिया, अब 4 लो। अब 4 लूंगा, मान लो किसी एक को 4 लेता हूं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16। और 16 में से भाई एक का, अगर आपने मान लीजिए x की वैल्यू क्या सोची, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो अब इन दोनों का सम मेरे को किसके बराबर चाहिए, 11 के बराबर, क्योंकि 27 में से 16 चले गए, बचे 11। तो क्या आप कोई ऐसा कॉम्बिनेशन सोच सकते हो जहां दो स्क्वायर का सम 11 है, वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो आ ही नहीं सकता। कैसे, देखिए सिंपल,
4 अगर लिख लिया, मतलब 4 अगर ले लिया तो दूसरे वाले को 4 नहीं ले सकते, कितना लोगे, 3 लोगे, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। अगर एक का 4 लिया तो उसका स्क्वायर हो गया 16, दूसरे का 3 लिया तो उसका कितना आ गया 9, तो 16 9 कितने हो गए 25। तो दूसरे को तो आपको 2 रखना पड़ेगा और 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। तीसरा केस क्या बचता है कि अगर मैं 3 ले लूँ तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ये मेरे को क्या दे देगा 27 दे देगा। तो ए कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है कि 3 3 3, तो 3 3 3 अगर मैं कॉम्बिनेशन लेता हूं तो भी इन सब का सम क्या देगा मेरे को 27 दे देगा। तो ओवरऑल डिजेनरेसी कितनी आई मेरी यहाँ पे 4 कैसे, 3 कॉम्बिनेशन इसके 5 1 1 के और एक 3 3 3 का, एक ही तरीके से पॉसिबल है। तो डिजेनरेसी कितनी आएगी इसकी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी है ना इजी ही था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं डेल्टा एस की बात करूं तो जो जनरल फॉर्मूला है डेल्टा एस का वो है एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी कंडीशन पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब उन्होंने कंडीशन क्या दे दी है, उन्होंने कंडीशन दे दी एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन की। अब एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन में क्यू क्या होता है 0 होता है, हीट एक्सचेंज विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर आपको याद हो तो U इज इक्वल टू क्या होता है Q प्लस W, तो Q तो क्या हो गया 0। अच्छा वर्क डन, तो फ्री एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है ये भी क्या होता है 0। क्यों, फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा 0 होता है। जब गैस फ्रीली एक्सपेंड करती है अगेंस्ट अ वैक्यूम तो कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं काम करता, गैस खुद ही इरिवर्सिबली क्या कर जाती है एक्सपेंड कर जाती है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है P माइनस P एक्सटर्नल dV, और P एक्सटर्नल अगर 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा 0। तो बेटा अगर Q भी 0 हो गया W भी 0 हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी 0। अगर इंटरनल एनर्जी 0 हो गई तो आपको पता है कि du का फॉर्मूला होता है NCV dt। तो du का मतलब 0, u का मतलब 0 का मतलब du क्या होगा 0। भाई u 0 है तो du भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी 0। दिस मीन्स टेम्परेचर क्या रहेगा मेरा कांस्टेंट। क्यों भाई du क्या होता है NCV dt, n तो नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये तो 0 हो नहीं सकते। Cv हीट कैपेसिटी है, ये एक कांस्टेंट है, ये भी 0 नहीं हो सकता। तो क्या 0 होना पड़ेगा dt को 0 होना पड़ेगा। तो dt अगर 0 हो गया इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा मेरे लिए कांस्टेंट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो NCVLN T2 बाई T1 सेम हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा सेम। तो LN1 तो कितना हो जाता है 0, तो इसका मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली जो आपको सॉल्व करने के लिए बचा वो क्या बचा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी नहीं एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता एक्चुअल डेटा में कि नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए थे या सिर्फ इतना ही दिया था, तो इसलिए मैं आगे सॉल्व करके एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। बट आपको फॉर्मूला अगर पता है एन की वैल्यू रख सकते हो आर एल एन, फाइनल वॉल्यूम कितना है 5V, इनिशियल वॉल्यूम V से भी कट जाएगा, एन आर एल एन 5 आएगा। तो जो भी एन और आर की वैल्यू गिवन होगी आप उसको पुट करके सीधे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। अब देखिए ये ना इसमें मेरे को वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना कभी कभी बहुत दुख होता है। बोलो सर क्वेश्चन में आपको दुख क्यों होता है, आपसे बनता नहीं है क्या? नहीं बनता नहीं है वाली बात नहीं, दुख इसलिए होता है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सी जगह क्या करते हैं वो, मतलब मैं नाम लेना उचित नहीं होगा किसी एक पर्टिकुलर संस्थान का, पर मैंने बहुत सी जगह देखा इवन बुक्स में भी और इवन यूट्यूब पे भी, और बहुत से टीचर्स को भी ये गलत कंसेप्ट बताते हुए देखा है। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी में वो क्या करते हैं, जैसे आप ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से शायद पिछला जो जून 2025 का होगा या उसके एक पहले का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। बस वहां पे क्या था, यहाँ पे आपको एक्स दिया है जो कि क्या है मोल फ्रैक्शन है ना, एक्स इज अ मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, और एक केस ऐसा आया था जहां पे मोलैलिटी दी थी। तो वहां पे भी बहुत से लोगों ने क्या किया था, इसका सोल्यूशन गलत दिया था। वो क्या करते हैं ना बचने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा है ना गलत कंसेप्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। वो ये बोलेंगे कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है dV बाई dx,
ऐसे ही पहले एक मोलैलिटी वाला केस आया था, तो वहां भी मैंने देखा था कि बहुत से लोगों ने dV/dm कर लिया था। अब आश्चर्य की बात है या तुक्के की बात है, कह लो कि आंसर सही आ गया था, पर ये कंसेप्ट ही गलत है। देखिए बेटा, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी होती क्या है, इसमें मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि एटलीस्ट बाकी कुछ नहीं तो ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि इसमें है क्या और करना क्या है ना। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने मान लो 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर पानी का मतलब 1000 ml, है ना। अब बताओ कि इस 1000 ml पानी में मैं अगर 1 मोल वाटर ऐड कर दूं, बोलोगे सर ये क्या होता है 1 मोल? तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड के 1 मोल का मास उसके मोलर मास के बराबर होता है। तो वाटर के 1 मोल का मास कितना होता है? 18 ग्राम। और क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी कितना होगा? 18 ml होगा। तो 1 मोल अगर वाटर ऐड करना का मतलब कितना ml ऐड करना? 18 ml। तो तुम खुद बताओ दिमाग लगा के कि अगर 1000 ml पानी है उसमें 18 ml पानी और मिला दूं तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? बोलोगे सर ये भी कोई पूछने की बात है, 1018 ml होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही चीज मैं अगर 1 लीटर इथेनॉल लेता हूं, ठीक है, 1 लीटर इथेनॉल लेता हूं और उसमें सेम 1 मोल वाटर ऐड करता हूं, तो अब इसका जो वॉल्यूम है 1018 ml नहीं होता, ये 1014 ml होता है। मतलब अब बढ़ना था मतलब वॉल्यूम कितने से बढ़ना था? 18 से, लेकिन कितना ही बढ़ा? 14। मतलब वॉल्यूम डेल्टा वी कितना हो गया? -4। अब आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि डेल्टा वी बोले वॉल्यूम माइनस में। नहीं बेटा, वॉल्यूम माइनस में नहीं बोला है, डेल्टा वी माइनस में बोला है, चेंज इन वॉल्यूम माइनस में। मतलब पहले के कंपैरिजन में वॉल्यूम कम हो गया है। इसी को कहते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जैसे वॉल्यूम के केस में डीवी। डीवी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम। हम क्या चेक कर रहे हैं? वॉल्यूम का चेंज। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स एडेड। और ये नंबर ऑफ मोल्स एडेड बहुत कम होना चाहिए सच दैट द ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज। तो dV/dN को ही हम कहते हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Vm बार से, ठीक है। तो कभी भी कोई भी पार्शियल मोलर क्वांटिटी आती है, ऐसा नहीं वॉल्यूम, अगर पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी बोली तो उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? dG/dN। मतलब आप ये चेक करते हो कि जब आप स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल क्वांटिटी में या स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स सिस्टम में ऐड करते हो तो उसकी प्रॉपर्टी में, उसके मेजरमेंट में कितना चेंज आता है, वही कहलाता है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी कहलाता है। तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो एक बात बताओ कि अगर मुझे यहाँ पे क्या पूछा है, मोलर वॉल्यूम दिया है एक बाइनरी मिक्सचर का। बाइनरी मिक्सचर का मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 कंपोनेंट हो, तो उसका मेरे को क्या दिया हुआ है? मोलर वॉल्यूम, जिसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से a + b, ए और बी कॉन्स्टेंट है और x जो है वो किसका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है? b कंपोनेंट का। ये इंपॉर्टेंट है। x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट b। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ a, है ना। इसका एक्सप्रेशन हमें क्या करना है? डिराइव करना है। तो एक बात बताओ, अगर पार्शियल मोलर वॉल्यूम चाहिए तो मेरे को तो क्या निकालना पड़ेगा? dV/dN निकालना पड़ेगा ना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से वीडियो में देखा है, बहुत गलत तरीके से समझाते हैं कि dV/dx कर लेंगे, क्योंकि क्या क्या होगा, इस एक्सप्रेशन को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना आसान है। लेकिन ये सही तरीका थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी ना निकालते हैं। हमारे पास थर्मोडायनामिक्स में पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी का एक्सप्रेशन है। क्या है? VA। अगर आपको क्या निकालना है? पार्शियल मोलर वॉल्यूम A का निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है VM, मोलर वॉल्यूम माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू dV/dx ऑफ B, है ना। विदाउट डेरिवेशन आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू मेमोराइज दिस इक्वेशन, है ना। मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में डेरिवेशन कराता हूँ और यहाँ भी करा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। बट अभी है ना, सिर्फ हम क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा एम्फेसिस देना ज़रूरी था। पर आप प्लीज़, है ना, ये ध्यान रखिएगा इस इक्वेशन को। सुपर इंपॉर्टेंट इक्वेशन है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी की। VA पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ ए। अब B का निकालना है तो इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। VB हो जाएगा VM प्लस 1 - XA हो जाएगा, ठीक है, A के टर्म्स में हो जाएगा। तो वो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो A का पूछा है। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड थर्मोडायनामिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 3 चीज़ें करनी है बेटा। पहला स्टेप, स्टेप 1, कैलकुलेट dV/dx, है ना। dV/dx कैलकुलेट करो। स्टेप 2, मल्टीप्लाई द आंसर बाई XB। और स्टेप 3, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम VM। जो इक्वेशन दी है ना VM मोलर से, इससे माइनस करना। चलो ठीक है, करें। समझ में आया आपको? मैं यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाए।
तो देखिए स्टेप वन क्या है, स्टेप वन है सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स को। डी बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करो तो जो वीक एक्सप्रेशन है अगर मैं इसको एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, तो ए का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 0, बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बी प्लस 0.5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लो, या मैं एक चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन से थोड़ा शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा। कैसे, मैं इस पूरे को अगर एक्स मान लूँ तो एक्स स्क्वायर का जो है डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x है ना, तो 0.5 माइनस एक्स हो जाएगा। और फिर क्या करूं, जो अंदर वाले टर्म जिसको एक्स माना था इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूं, ठीक है, तो 0.5 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो 0 प्लस बी प्लस, ध्यान से करना, 2 प्लस 0.5 कितना होता है, 2 इंटू 0.5 कितना होता है, सॉरी 1, 2 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा -2x, और माइनस माइनस ये हो जाएगा +2x, है ना। अब देखो है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ। ओवरऑल ये वाला टर्म जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 0.5 इंटू -1, ऐसे कर लो। तो 2 इंटू 0.5 कितना होता है 1, 1 इंटू -1 कितना होता है -1, ठीक है, ये हो गया। फिर 2 इंटू माइनस एक्स इंटू -1 तो कितना हो जाएगा +2x। तो आंसर हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया b प्लस 2x -1, ये हमारा आंसर आ गया। बोलो ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, अब स्टेप 2 में हमें इस पूरे इक्वेशन को जो b प्लस 2x -1 आया था इसको x से क्या करना है, मल्टीप्लाई, है ना। ये मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा bx, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। तो स्टेप 2 से आए। और तीसरे स्टेप में क्या करना है, स्टेप 3 में, तीसरे स्टेप में ये जो इक्वेशन है आपकी मोलर वॉल्यूम की a प्लस बी एक्स वाली है ना, इसको माइनस कर देना है ये आंसर से, मतलब सॉरी, मतलब इसको माइनस करना है किससे, वी एम से, है ना। वी एम माइनस, याद है फॉर्मूला हमारा क्या था, मोलर वॉल्यूम ऑफ ए का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो क्या था, वी एम माइनस एक्स बी इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो हम डी वी बाई डी एक्स कैलकुलेट कर चुके हैं, हम एक्स से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब बस इसको माइनस करना है वी एम से। ध्यानपूर्वक कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी एक्स, अब तो खोलना ही पड़ेगा, 0.5 ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25, एक्स स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -2 इंटू 0.5 इंटू एक्स कितना हो गया माइनस, अब इसको माइनस करूंगा तो देखिए तो क्या होगा, तो देखिए माइनस बी एक्स प्लस जो है ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा -2x स्क्वायर, और ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर है ये चीज। अब देखो नेक्स्ट क्या है, बी एक्स से माइनस बी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर और -2x स्क्वायर से ना, इन दो से ना क्या बचेगा, एक है प्लस एक्स स्क्वायर और एक है -2x स्क्वायर। तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाला और एक माइनस एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन दोनों से जो नेट बचेगा वो क्या बचेगा -x स्क्वायर। अब क्या बचा, प्लस एक्स यहाँ पे बचा और यहाँ पे क्या बचा -2x, 2x बचा, ये बचना नहीं चाहिए, ये भी कट ही जाना चाहिए, कहीं शायद हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर ली है, लेट्स रीचेक। तो पहले तो स्टेप 1 डी वाई बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, है ना, यहाँ तक हमारा सही आ रहा है। जी फिर से एक बार कर लेते हैं, 0 प्लस बी प्लस इसका 2 इंटू 0.5 माइनस एक्स -1, यहाँ तक तो पूरा पोर्शन। तो स्टेप 1 तो हमारा सही है। स्टेप 2 तो सिंपली एक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और ये भी सही है। स्टेप 3 में एक्सपेंड करना है, ए प्लस बी एक्स प्लस इसको खोलना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर 0.25, बी का स्क्वायर कितना हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, 2ab, 2 इंटू 0.5 1 इंटू एक्स, हाँ ये 2x नहीं आएगा ना, ये तो थोड़ी सी हमारे साथ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे -2x की जगह क्या आएगा, यहाँ पर -x आएगा, क्यों 2ab है ना, 2 इंटू 0.5 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 0.5 1x होता है माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा -x, ठीक है। तो 0.25 प्लस एक्स स्क्वायर -x। नाउ वी कैन इजिली काट सकते हैं किसको,
-x2 और +x2। तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमें आंसर मिल ही गया। पार्शियल मोलर वॉल्यूम का एक्सप्रेशन जो चाहिए था वो क्या था, a बचा है प्लस 0.25 बचा है और x² और -2x² से मिला के क्या बचा है, -x² बचा है। बेटा ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये है एग्जैक्ट तरीका सॉल्व करने का और एग्जैक्ट आंसर। आई डोंट नो कि ऑप्शंस में क्या थे, बट सिर्फ मैंने ये जो तरीका है उसी से आपको सॉल्व करके बताया है। अब जो भी आंसर होगा फिर हम उसको करस्पॉन्डिंगली मैच कर लेंगे। बस डायरेक्ट dv/dx कर देना, या अगर लास्ट से मैंने आपको बताया पहले प्रीवियस ईयर में मोलैलिटी पे सवाल आया था तो मोलैलिटी के हिसाब से कर देना, वो थोड़ा गलत है। ये एक बार और आप देख लीजिए अच्छे से ताकि आपको स्क्रीन क्लियर हो जाए। थोड़ा सा स्क्रीन की है ना, मेरे को ध्यान नहीं रहता लिखते लिखते, कभी इधर उधर हो जाती है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा कि इसको हमने कैसे किया। इस पर हमने काफ़ी वक्त बिताया है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे ज़रूरी था क्लैरिफाई करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। ये मेन ग्रुप केमिस्ट्री का है। क्या पूछा है, कंपेयर और रैंक द प्रॉपर्टीज सच एज, क्या पूछा था, आई थिंक बॉन्ड एंगल पूछा था, है ना, एसिडिटी ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं, आई थिंक बॉन्ड एंगल पूछा था IO3 का, BrO3- का और ClO3- का। तब देखिए इनमें जो साइड एटम है वो सेम है, केवल क्या अंतर है, सेंट्रल एटम का। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि देखो सिंपल अगर मैं आपसे बताऊं कि अगर वैसे तो फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझिए। देखिए मान लो हमारे पास दो केस हैं जहाँ सेंट्रल एटम डिफरेंट हैं लेकिन साइड एटम क्या है, सेम है। दोनों में x है और इसमें भी x है। साइड एटम सेम रखें और सेंट्रल एटम डिफरेंट है, यही केस है हमारा। और हम ये मान के चल रहे हैं कि A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B, मतलब A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से क्या है, ज़्यादा है। तो अगर A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कंसंट्रेट होगा, टुवर्ड ए की तरफ, और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या जाना चाहेंगे, दूर जाना चाहेंगे। दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वही केस में बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनडायरेक्टली एक्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो ये एक्स खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो नेगेटिव चार्ज वैसे ही दूर दूर रहेंगे, मैक्सिमम दूरी पर है ना, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि in case where central atom is different and the side atoms are the same, the bond angle is directly proportional to the electronegativity of central atom। कह सकते हैं, बोलो। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको करके बताया। तो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन। तो डेफिनेटली जो ClO3- का जो बॉन्ड एंगल होगा वो ज़्यादा होगा BrO3- से, और इसका ज़्यादा होगा किससे, IO3- से। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था केमिकल बॉन्डिंग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ Ma2B2C2, है ना, ये है ना, इस टाइप के सवाल ऑलरेडी मैंने ऑफलाइन बेसिस में कराए हुए हैं। तो अगर किसी ने किया होगा, खासकर हमारे स्टूडेंट्स जो देने गए होंगे, तो उसका तो सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, Ma2B2C2 का, है ना। ये करे थे हमने, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ABCD ये सारे के सारे क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो आपको कैलकुलेट करना था टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करूँ तो पहले मैं क्या बना लेता हूँ, सारे सिस बना लेता हूँ। ए सिस है, बी सिस है, और सी और डी भी सिस है। एक ये बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है, दो सिस और एक ट्रांस। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, दो सिस और एक ट्रांस। तो एक ट्रांस में मैं क्या करूँ, एक ट्रांस में मैं क्या करूँ, ए और ए को, है ना, इसको अलग कर रहा हूँ अलग कलर से। ए और ए को क्या रखूँ, ट्रांस रखूँ, और बाकी को किसको, बाकी को सी और डी को सिस रखूँ, और बी और बी को सिस रखूँ। एक ये हो सकता है। और क्या हो सकता है तीसरा केस, ऐसे कितने केस बन सकते हैं टोटल आपके, 3। जब ए और ए ट्रांस हो, दूसरे केस में क्या हो, बी और बी ट्रांस हो, और ए और ए ये सिस हो, एक तरीके ये। और तीसरा केस कौन सा, चौथा केस कौन सा, चौथा केस कौन सा, जिसमें सी और
डी, ये क्या हो, ट्रांस हो, ए बी ए और बी बी सिस हो। तो ये कौन सा केस है, देखो पहले क्या लिया, ऑल सिस, 2 सिस प्लस 1 ट्रांस, और ऐसे कितने के कॉम्बिनेशन मिले हमें, 3 मिले, तो टोटल कितने हो गए, 4। ठीक है, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर अगर पूछा है तो कितने मिलेंगे, तो 4 हो गए। और कोई कॉम्बिनेशन, तो अब ये मत बोलना कि सर ये आपने क्या लिया था, 2 सिस और 1 ट्रांस। अब एक काम करो, 2 ट्रांस और 1 सिस ले लो, तो इसके भी 3 बनेंगे। तो बेटा ये हमारे सामने तो सोच लिया, बाहर जाके मत सोचना, क्योंकि अगर बाहर किसी से बोलोगे ना कि इसका एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा जिसमें 2 ट्रांस हो और 1 सिस हो, तो सामने वाला हंस हंस के मर जाएगा। वो सर हंस हंस के क्यों मरेगा, तुम खुद सोचो, 2 ट्रांस और 1 सिस बनाओगे कैसे, जब अगर 2 को ट्रांस कर दिया, तीसरा तो अपने आप ट्रांस ही जाएगा। तो वो केस क्या होगा, वो केस होगा आपका ऑल ट्रांस का। ऑल ट्रांस का मतलब, अब इसमें मेरे को सभी कुछ हटाना पड़ेगा। ऑल ट्रांस मतलब ए और ए ट्रांस, बी और बी ट्रांस, और सी और डी ट्रांस, ये हो गए। तो टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर आए हमारे, 5। क्या कोई और केस है, तो और केस एक बन सकता है, कैसे, अभी आपने ये वाले केस में जो लिया था ना ऑल सिस में, इसमें सी और डी की अगर पोजीशन में इंटरचेंज कर दूं, देखिए अगर मैं सी और डी की पोजीशन इंटरचेंज कर दूं तो क्या हमें एक नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा, चेक कर लेते हैं। तो सी ऊपर कर दिया और डी नीचे कर दिया, तो क्या ये वाला और ये वाला सेम है, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ सी के ट्रांस में कौन है, ए, और यहाँ सी के ट्रांस में कौन है, बी। तो इसका मतलब ये दोनों सेम आइसोमर नहीं है, ये दोनों डिफरेंट आइसोमर है। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 हमारे क्या होंगे, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेंगे। तो आई थिंक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही पूछा था। अब स्टीरियो आइसोमर पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए, स्टीरियो आइसोमर में फिर हम ऑप्टिकल आइसोमर भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांस वाले तो आपको पता ही है ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, सिर्फ वाले जो होंगे वो ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे। तो मेरे ख्याल से ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही पूछा था, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एक सॉलिड स्टेट का सवाल था, एफसीसी और बीसीसी की एज लेंथ दी थी और डेंसिटी का रेशियो पूछा था। ये सवाल भी आपका प्रीवियस ईयर के सीएसआई नेट में पूछा जा चुका है ना। ये क्वेश्चंस जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे थे तो मैंने वहाँ आपको बताया था। तो इसलिए है ना, मैं हमेशा फेवर में रहता हूँ कि आप पीवाईक्यू को एक हैवी वेटेज दो, खासकर जब आपके पास समय कम हो। क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होता है ना, बिल्कुल छपे छपाया जाते हैं डायरेक्ट, उनमें से एक ही है, बस वैल्यू सी चेंज है। तो क्या है, एज लेंथ, और अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बेटे डेंसिटी का। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। ठीक है, z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, m जो है मोलर मास है, n एक एवोगाड्रो नंबर है, और a जो है एज लेंथ है। अब एज लेंथ तो दोनों की अलग अलग दी हुई है, तो आपको इसकी मदद से ये निकालना होगा कि इन दोनों की डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो ओनली अंतर किस में आएगा, z में और a की एज लेंथ में। तो फॉर एफसीसी आपको पता है, फॉर एफसीसी z जो होता है 4 होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होते हैं, और बीसीसी में z की वैल्यू कितनी होती है, 2। और एज लेंथ क्योंकि दी है, तो अब आप देख सकते हो जो डेंसिटी है वो बेसिकली क्या है, z अपॉन ए क्यूब ही तो है। ठीक है, तो अब मुझे अगर डेंसिटी निकालनी है किसकी, एफसीसी की, और रेशियो पूछा है ना बीसीसी का, तो क्या है बेसिकली मुझे कैलकुलेट करना है z ऑफ एफसीसी अपॉन ए क्यूब ऑफ एफसीसी मल्टीप्लाई बाई, बेसिकली डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ए क्यूब ऑफ बीसीसी अपॉन जेड ऑफ बीसीसी। तो z का कितना, ए का कितना, सॉरी एफसीसी का z कितना होता है 4, और इसकी एच लेंथ कितनी दी हुई है 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, इंटू बीसीसी की एच लेंथ कितनी दी हुई है 4, 4 का क्यूब रूट कितना होता है 64, और z की वैल्यू कितनी होती है 2। बेटा 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया 16 आ गया। तो डी एफ सी सी टू डी बी सी सी का जो रेशियो है वो कितना आएगा 16 आएगा। क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए
अगला सवाल देखिए, फॉर अ 2D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर विद द पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, इसकी डिजेनरेसी क्या है। तो इसके भी मैंने देखे ना, बहुत से लोगों ने क्या किया हुआ है, गलत जवाब दिए हुए। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता। तो ठीक है, तो हम भी देख लेते हैं ऐसे। बेसिकली है ना, मैं आपको देखिए जेन्युइनली बताऊं तो कभी कभी क्या होता है ना, डेटा में डिस्क्रिपेंसी होती है। तो जैसे बाकी जगह मतलब स्टूडेंट ने क्या फीडबैक दिया है, क्या स्टूडेंट ने क्या डेटा प्रोवाइड किया है, तो थोड़ा उस पर्पज से भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे सोचो कि यार सर आप तो मतलब दूसरी जगह से देख के हमें बता रहे हो। ठीक है, तो उसमें कोई गलत नहीं है, पर क्या है जो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा वो ये कि इस क्वेश्चन का भी है ना, मैक्सिमम लोगों ने जो है वो गलत ही आंसर दिया है। किसी ने इसकी डिजेनरेसी 5 बताई है, किसी ने इसकी डिजेनरेसी 11 बताई है, किसी ने इसकी डिजेनरेसी 3 बताई है ना। तो ये सारे ही ऑप्शन क्या है इसके गलत है, ना 3 है, ना 11 है, ना 12 है। ठीक है, इसको देखिए समझना पड़ेगा ध्यान से। क्या है कि पहले तो एक 2D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है जिसका एक्सप्रेशन ये है। तो अब ये क्या है, एक एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है सॉरी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है। यहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता है कि जो एनर्जी होती है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की वो होती है n प्लस हाफ एच ओमेगा होती है। लेकिन अब ये ओमेगा को एक्स और वाई के टर्म्स में दिया, मतलब ये 2D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है। तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाफ, भाई आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो के जो है वो एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही है। मतलब इस एम ओमेगा को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो पहले तो क्या करूँ मैं, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म होता है इसी से हम निकालते हैं एनर्जी, एच साइज इक्वल टू ई साई करके। तो पहले तो इस पोटेंशियल एनर्जी को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में, ताकि दोनों जगह मेरे को सेम दिखे। तो कैसे लिख सकता हूँ, वी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसकी जगह बोलो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1/4, नहीं सॉरी 1/4 क्यों लिखना, मुझे 1/2 लिखना है, 1/2 2 ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो। अरे एक ही तो बात है यार, 2 ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, 2 से करोगे तो यही तो बचेगा 2m, यही तो बचेगा 2, है ना, एक m का फैक्टर और आएगा, पार्डन, है ना। तो हाफ m 2 ओमेगा स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा 2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आई कैन राइट हाफ m ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m 2 ओमेगा वाई, ये हम ओमेगा इन द वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, वाई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से क्लियरली मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ओमेगा एक्स है वो ओमेगा के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल वही टर्म है जो हमें नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी का टर्म मिलता है। लेकिन जो ओमेगा वाई है वो किसके बराबर है, 2 ओमेगा के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 का टर्म आ रहा है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट द एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सिंपली ई एक्स प्लस ई वाई, एनर्जी ऑफ द ऑक्सीलेटर इन एक्स डायरेक्शन प्लस द एनर्जी ऑफ द ऑक्सीलेटर इन वाई डायरेक्शन। तो एन एक्स प्लस हाफ एच ओमेगा प्लस एन वाई प्लस हाफ, अब एच की जगह क्या आ जाएगा, ये 2 ओमेगा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सॉरी 2 ओमेगा वाई है वो किसके बराबर है, ओमेगा के, तो 2 ओमेगा आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, एन एक्स प्लस हाफ एच ओमेगा प्लस मल्टीप्लाई करो उसको, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने से, 2 एन वाई प्लस 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 2 एन वाई प्लस 2 इंटू हाफ कितना हो जाएगा, 1 एच ओमेगा। अब जरा सा सिंप्लीफाई कर लो, देखो सिंप्लीफाई करने में क्या होगा, सिंप्लीफाई करने में एन एक्स प्लस 2 एन वाई प्लस हाफ एच ओमेगा और 1 एच ओमेगा, ये कितना हो जाएगा 3/2 एच ओमेगा। बोलो ये ठीक है, एन एक्स प्लस 2 एन वाई प्लस 3/2 एच ओमेगा,
ये चीज़ अब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। और इन्होंने क्या दिया हुआ है, एनर्जी जो दी है वो कितनी दी हुई है, 25/2 एच ओमेगा दी हुई है। तो अब हम आराम से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि nx प्लस 2ny प्लस 3/2 एच ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 25/2 के। तो उसके करस्पॉन्डिंग डीजेनरेसी कितनी होगी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, है ना। इसको अगर आप देखो तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करें इसको, तो एक गलती जो मैंने कर दी है वो यहाँ पे कि यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट नहीं है, इट शुड बी ना सिंपली 3/2 एच ओमेगा है, ठीक है। अब ये चीज़ है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको एलसीएम लूँगा 2, तो क्या हो जाएगा ऊपर 2nx प्लस 4ny प्लस 3h ओमेगा बाई 2, ठीक है। डेट इज इक्वल टू 25/2। तो बोलो बेटा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अल्टीमेटली आई एम लेफ्ट विथ कितना, 2nx प्लस 4ny प्लस 3h ओमेगा इज इक्वल टू 25h ओमेगा। तो h ओमेगा से h ओमेगा कट गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा, 2nx प्लस 4ny प्लस 3 इज इक्वल टू 25। और 2nx प्लस 4ny इज इक्वल टू 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 22। और अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो 2 कॉमन आउट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, nx प्लस 2ny इज इक्वल टू 11। बोलो ठीक है, यस। तो nx प्लस 2ny इज इक्वल टू 11 आ गया। अब हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है। तो हमें क्या करना है, डिजेनरेसी बतानी है इस एनर्जी लेवल की जिसका कॉम्बिनेशन nx प्लस 2ny इज इक्वल टू 11 हो। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, तो देखिए 2ny वाला जो टर्म है ये जल्दी बढ़ेगा क्योंकि 2 का मल्टीप्लायर है इसमें। तो पहले क्या कर सकते हैं हम, x की वैल्यू देखो, ny की वैल्यू अगर हम 6 लेते मान लेते हैं, सॉरी हाँ 6 लेते हैं मान लो, तो ny की वैल्यू अगर 6 लेंगे तो 6 2 सा कितना हो जाएगा 12। तो nx की वैल्यू फिर उसके इसमें -1 होनी चाहिए तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हमको n की वैल्यू जो है चाहे x एक्सेस के अलॉन्ग हो चाहे y एक्सेस के अलॉन्ग हो, हमेशा 6 से क्या लेनी है, कम लेनी है। तो एक कॉम्बिनेशन ये ले सकते हैं कि हम ny क्या ले लें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ny के ले लें 5, तो 5 2 सा कितना हो जाएगा 10। उस केस में मैं nx की वैल्यू 1 रख सकता हूँ, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। तो एक कॉम्बिनेशन क्या बना, 5 और 1 का एक कॉम्बिनेशन। तो ऐसे कॉम्बिनेशन देखने हमको कितना है, 5 और 1 का। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है बोलिए। अब मैं 5 की जगह क्या रखूँ 4, तो 4 2 सा 8। तो उस केस में फिर nx की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 3, तो 3,4 तो 4 2 सा 8 प्लस 3। दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, अगर मैं ny की, अब आपको पता चल गया 6 रख नहीं सकते, 5 रखेंगे तो एक 5 रखेंगे तो दूसरे को 1 रखना पड़ेगा, 4 रखेंगे तो दूसरे को 3 रखना पड़ेगा। अच्छा अब मान लो ny की वैल्यू 3 रखूँ तो 3 2 सा कितना हो गया 6, तो उस केस में ये कितना रखना पड़ेगा 5, तो 5,3 का, अरे 3 2 सा 6, 6 + 5 11। और कोई सा कॉम्बिनेशन, अब इसकी वैल्यू 2 रखूँगा तो 2 2 सा 4, फिर उस केस में कितना रखना पड़ेगा 7, 7,2। और बोलो क्या 9,1 हो जाएगा, क्यों, ny की वैल्यू 1 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, ny की वैल्यू 1 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 2, 2 + 9 इज इक्वल टू 11, तो 9 और 1। और लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बच सकता है, ny की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो उस केस में nx कितना हो जाएगा 11, तो 11,0। तो अब आप देख सकते हो है ना। तो ध्यान रखिएगा हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। हम यहाँ पर nx में n की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी उस केस में कितनी रहती है, हाफ h ओमेगा आती है। तो 0 इज अलाउड फॉर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्लियर कट बेटा इसकी डीजेनरेसी जो होगी वो कितनी होगी, ना 3 ना 5 ना 11 ना 13,
कितनी, 6 होगी। क्लियर, ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंड सिमेट्री ऑपरेशन। इसका पूछा था C3 स्क्वायर इंटू आई का। अब देखिए जो ऑप्शन थे S6 और चौथा मुझे नहीं पता कि क्या था, तो आई थिंक S6 कुछ तो था, बच्चों ने जो दिया उस हिसाब से मैंने बस करके आपको बताया। तो वो S6 के टर्म्स में पूछना चाह रहा है। तो पहली चीज़ तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो इन्वर्जन होता है डेट इज इक्वल टू S2, है ना। S2 का मतलब होता है C2 इंटू सिग्मा। तो C2 इंटू सिग्मा बेसिकली क्या कहलाता है आपका, इन्वर्जन ही कहलाता है। ठीक है, एक ही चीज़ होती है। तो आई इक्वल टू S2 ऑपरेशन होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब C3 स्क्वायर किसके बराबर है और आई किसके बराबर है। तो आई मैंने आपको बताया किसके बराबर है, S2 के बराबर, और मेरे को यहाँ S6 के टर्म्स में दिया हुआ है। तो यार S2 का मतलब होता है S2 एक बार कराना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। यार S2 एक बार कराऊँ, ये S6 3 बार कराऊँ, एक ही बात है। अरे यार दोनों को 3 से ही तो मल्टीप्लाई किया है, तो S2 एक बार कराऊँ या S6 3 बार कराऊँ, वन एंड ऑल द सेम थिंग। इसका मतलब जो आई होगा वो किसके बराबर होगा, S6 3 के बराबर, और C3 स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो C3 स्क्वायर जो होगा वो बेटा वो S6 4 के बराबर होगा। क्यों, देखिए S6 4 बार कराना का मतलब क्या हुआ, C6 4 बार कराना इंटू सिग्मा 4 बार कराना। ये मतलब वो आपको पता है सिग्मा जब भी इवन टाइम्स रोटेट कराते हो तो वो हमें इवन टाइम्स रिफ्लेक्ट कराते हो तो वो हमेशा क्या देता है, आइडेंटिटी। तो सिग्मा इज 4 टाइम्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और C6 में से अगर मैं कॉमन आउट करूँ तो क्या आ जाएगा, C3 स्क्वायर आ जाएगा। 4 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो C6 4 इज एक्चुअली इक्वल टू C3 स्क्वायर, और C3 स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी इज C3 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब C3 स्क्वायर को इंटू आई को लिखा जा सकता है S6 4 इंटू, और आई को मैंने क्या लिखा, S6 3। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, S6 7, जब बेस सेम होती है पावर ऐड हो जाएंगी। S6 7 बार कराना मतलब S6 एक बार कराना, S6 क्यों, S6 6 तो क्या होगा, आइडेंटिटी ही हो जाएगा। फिर C6 6 इंटू सिग्मा 6, S6 यही होता है ना, तो सिग्मा 6 आइडेंटिटी और C6 की 6 आइडेंटिटी। तो उसका मतलब S6 7 बार कराया, तो उसका मतलब S6 एक बार कराया, क्योंकि S6 इंटू 6, S6 6 टाइम्स इज आइडेंटिटी, एंड डेट लेफ्ट वन ऑपरेशन अनऑपरेटेड, डेट इज S6 1। तो उसका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा आपका, S6 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओजोन मॉलिक्यूल आर करेक्ट। कौन कौन सा करेक्ट है, पहला, क्या ये रमन एक्टिव है, हाँ है। क्यों, देखिए O3 जो है वो एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में है ना म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल नहीं लगता। म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या है, वो ये है कि लीनियर मॉलिक्यूल में जिसमें सेंट्रोसिमेट्री होती है उस केस में जो मोड्स रमन एक्टिव होंगे वो आईआर इनएक्टिव होंगे, एंड वाइस वर्सा। अब क्योंकि ओजोन एक पोलर मॉलिक्यूल है तो आईआर एक्टिव तो होगा ही, और क्योंकि एक नॉन लीनियर है तो म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल लगेगा नहीं। तो इंडिपेंडेंट देयर एग्जिस्ट अ रमन एक्टिव मोड्स एंड द आईआर एक्टिव मोड्स। तो रमन एक्टिव भी होंगे और आईआर एक्टिव भी होंगे। T2H पॉइंट ग्रुप होगा क्या, बिल्कुल नहीं, मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, बेंट है ना। तो ओजोन का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो होता है C2V, बिल्कुल वाटर के जैसा ही तो है। क्योंकि आप देखिए इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, बेसिकली क्या बनेगा दोनों में, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो बिल्कुल आपको वाटर के जैसा दिखेगा, बस यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, वहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते थे, बस इतना ही तो अंतर है। तो पॉइंट ग्रुप क्या आएगा इसका, C2V आएगा। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया सरासर गलत। डायमैग्नेटिक है, हाँ ये भी सही है। ओजोन जो होता है वो क्या होता है आपका, डायमैग्नेटिक होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयर होते हैं, क्योंकि इसका जो ग्राउंड स्टेट होता है वो A1 होता है। तो A1 में टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा, और ग्राउंड स्टेट क्या होगा आपका, है ना, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे आपके, पेयर होंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, मतलब ये और सही, केवल C2H पॉइंट ग्रुप वाला ऑप्शन गलत है आपका। नेक्स्ट क्वांटम से एक सवाल पूछा गया था, गिवन एन ऑपरेटर ए इज हर्मिशियन इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक और था चौथा, वो कुछ ऐसा था कि उसने ये पूछा था कि जो अ, मतलब कुछ तो ऐसा था कि जो कम्यूटेटर है ना, हर्मिशियन ऑपरेटर का वो 0 होता है, कुछ तो था, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, पर ये 3 ऑप्शन तो मुझे याद है। पहला
ए हैज रियल आइगन वैल्यू, तो ये तो सही है। तो ये तो प्रॉपर्टी होती है बेटा हर्मिशन ऑपरेटर की। हर्मिशन ऑपरेटर इसलिए ही इतना यूजफुल है कि उस हर्मिशन ऑपरेटर से ऑपरेट करा गया कोई भी आइगन फंक्शन की आइगन वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, रियल रहेगी। तो ये तो सही है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब क्या, एवरेज वैल्यू। सिंपल सा एक केस ले लो, है ना। आपको पता है जो पोजीशन ऑपरेटर है ये एक हर्मिशन ऑपरेटर है जो क्या बताएगा, पार्टिकल की पोजीशन। तो अगर मेरा पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में है तो इस ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो, एवरेज वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर मेरा ये पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो इस पार्टिकल की एवरेज पोजीशन क्या होगी, नेगेटिव माइनस एक्स होगी। तो इसका मतलब इसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये वाला ऑप्शन तो सरासर गलत है। अब ये वाला एवरेज वैल्यू, ए का स्क्वायर की एवरेज, है ना। पहले तो एक चीज ध्यान रखना, ए का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, है ना, ये बराबर नहीं होते। बहुत से बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज कर देते हैं इन दोनों में। क्या मतलब, क्या अंतर है दोनों में। पहले वाले में क्या कर रहे हैं, स्क्वायर का एवरेज, दूसरे में एवरेज का स्क्वायर, है ना, ये अंतर है। तो ये क्या पूछ रहा है, स्क्वायर का एवरेज। एक्सपेक्टेशन वैल्यू द स्क्वायर ऑपरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ट्रू। देखो पार्टिकल अगर आपका पॉजिटिव एक्स में है तो एवरेज वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, एवरेज वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। लेकिन इसका स्क्वायर, तो सोचो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसका मतलब दूसरा और तीसरा ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही। तो पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। चौथा ऑप्शन को हमें देखना पड़ेगा क्या था, वो मुझे समझ नहीं आया तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी इजी था। फॉर अ स्पेसिफिक कंबशन रिएक्शन टेम्परेचर T इक्वल टू 298 केल्विन पे मैक्सिमम अवेलेबल वर्क दिया हुआ है। तो अब ये आपका थर्मोडायनामिक्स का ही थोड़ा सा, है ना, घुमा के पूछा गया सवाल है। मैक्सिमम अवेलेबल वर्क जो होता है वो मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है, डेल्टा जी के बराबर होता है। डेल्टा जी इज द मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क, है ना, जो आप सिस्टम से करवा सकते हो, वो डेल्टा जी के बराबर होता है। हीट रिलीज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये डेल्टा एच के बराबर होता है। डेल्टा एस पूछा है तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, और आपको क्या पूछा है, डेल्टा एस पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच इसको इधर लेके आओ, माइनस डेल्टा जी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, माइनस 890 माइनस डेल्टा जी कितना दिया हुआ है, माइनस 810 डिवाइड बाई 298। आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए, तो ये माइनस 890 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो 810 डिवाइड बाई 298। तो देखिए क्या क्या वैल्यूज थी हमारे पास, फिर से एक बार देख लेते हैं। माइनस 890 प्लस 810, तो ये तो मैं अपन खुद ही कर सकते हैं। माइनस 890 और 810 कितना हो गया, इसमें कितना बचेगा, 80 ही तो बचेगा, किसमें, माइनस में, डिवाइड बाई 298। तो 80 डिवाइडेड बाई 298, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये जो आंसर आएगा वो किलो जूल में आएगा। और जो एंट्रोपी है वो जनरली किस में आती है, जूल्स में रिपोर्टेड होती है। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं। 80 डिवाइडेड बाई 298 कितना आ रहा है, 0.268, है ना, इंटू करोगे 1000 से तो कितना आएगा, 268। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 268, लेकिन माइनस में। ठीक है, तो माइनस 268 जूल्स इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट कंसिडर 6 indistinguishable particle in 3D rectangular box with the dimension L, L/2 and L/4। तो फॉर्मूला आपको पता है, ग्राउंड सेट एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला ये हमको पता ही था, है ना, NX² प्लस NY² प्लस NZ², है ना। अब लेकिन क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, तो इसमें 3D का, तो इसका तीनों के डायमेंशन अलग है। तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे हमें L² लेना पड़ेगा, यहाँ पे L/2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, यहाँ पे L/4 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। बाकी तो कांस्टेंट रह गई, है ना। उस कांस्टेंट को लेट से मैं क्या कह देता हूँ कि वो h²/8m वाला टर्म, तो उसको तो हम ले नहीं रहे, तो उसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो बस अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लेना, क्या होगा, तो ये हो जाएगा NX² L² प्लस 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा,
तो 4ny² अपॉन l² प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16nz का स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। तो ये भी जो है l² वो सब कांस्टेंट में जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि nx² प्लस 4ny² प्लस 16nz² और फिर h² अपॉन 8ml² वाला टर्म कांस्टेंट होगा, और जिसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं k से डिनोट कर रहे हैं। तो ये चीज हमारे लिए जनरल फॉर्मूला हो गया इस केस के एनर्जी का एक्सप्रेशन। और हमारे पास कितने इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं? 6। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये बोला नहीं गया है कि, सिर्फ इतना बोला गया है कि इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। तो इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल बोसॉन्स भी हो सकते हैं और फर्मियोन्स भी हो सकते हैं। तो क्योंकि हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया तो हम फर्मियोन्स मान के चलेंगे, ठीक है। लेकिन बोसॉन्स होंगे तो बोसॉन्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, पूरे 6 पार्टिकल को मैं ग्राउंड स्टेट में रख सकता हूँ, तो एनर्जी अलग आएगी और इस केस में अलग आएगी। तो हम फर्मियोन्स मानते हुए चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मानते हुए चल रहे हैं, तो उसकी एनर्जी हमें निकालना है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी? तो देखिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो वो होगी जिसमें हम एन, वाई और जेड की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 1 1 रख सकते हैं। तो इस केस में सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करूं, अगर मैंने एक्स, वाई और जेड की वैल्यू 1 1 1 रखती तो कितना होगा, बोलिए। यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 प्लस 16, तो 16 और 4 20 और एक 21 के मतलब वो कांस्टेंट 1000 में ले लेना, ठीक है। तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो 21 के होगी। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, तब आप ए की वैल्यू क्या कर दो, 2 कर दो। तो लोएस्ट एनर्जी करना है, तो लोएस्ट एनर्जी में मेरे को एनएक्स की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस बाकी सबको 1 1 रख दूंगा, 4 प्लस 16, तो 16 और 4 20 और 20 और 4 24, तो 24 के। तीसरी एनर्जी लेवल क्या होगा, जब आप दूसरे की वैल्यू 2 कर लो। तो बेटा अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि अगर मैं इसको 2 कर रहा हूँ और इसको 2 कर रहा हूँ, इसको 1 कर रहा हूँ, तो एनर्जी कितनी आएगी, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 और 16, तो 16 प्लस 16 32 और प्लस 4 36 आ रहा है। लेकिन मैं अगर 3 1 1 रख दूँ, 3 1 1, तो इस केस में कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 प्लस 16, तो 9 और 4 13, 13 और 6 29 आ रहा है। तो ये लोअर एनर्जी का आ रहा है, 29 के का आ रहा है। तो इसकी वैल्यू 3 प्लस 4 प्लस 16, मतलब ये हो जाएगा 3 1 3 1 1, ये हो जाएगा 2 1 1 और ये हो जाएगा 1 1 1। तो इंस्टेड ऑफ 2 2 1 आप 3 1 1 अगर पुट करोगे तो ये आपकी लोअर एनर्जी होगी। अब इसमें 6 पार्टिकल भरने, तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे और 2 इसमें आएंगे। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 21 इंटू 2 प्लस 24 इंटू 2 प्लस 29 इंटू 2। तो 21 टू ज़ा 42, 24 टू ज़ा 48 और 29 टू ज़ा 58। तो कितना आएगा ये कैलकुलेट करोगे तो 40 और 40 60, सॉरी 40 और 40 80 90 148 के आंसर आ रहा है इसका। अब देखिए ये है ना ओवरटोन्स का है ना एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट का फॉर्मूला है। तो ये डायरेक्ट अगर आपको इसके लिए फॉर्मूला बेटा पता होना चाहिए आपको। जो फर्स्ट ओवरटोन होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3 एक्स ई, और जो सेकेंड ओवरटोन होता है फिर थर्ड ओवरटोन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 ओमेगा ई 1 माइनस 4 एक्स सी। थर्ड ओवरटोन का हो जाएगा 4 ओमेगा ई 1 माइनस 5 एक्स सी एंड सो। तो आपको फर्स्ट और सेकेंड ओवरटोन दिया है, आई थिंक है ना, सेकेंड नहीं दिया हुआ था जहाँ तक मेरे को ध्यान है, थर्ड ओवरटोन दिया हुआ था, है ना। तो मुझे ऐसा ध्यान है कि क्वेश्चंस में थर्ड ओवरटोन था, गलती से यहाँ सेकेंड ओवरटोन लिख दिया है। तो फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड ओवरटोन की वैल्यू दी गई है और आपको एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट कैलकुलेट करनी थी उसमें, ठीक है। तो आप 2 इक्वेशन बनेंगी आपकी। फर्स्ट ओवरटोन क्या है आपका 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3 एक्स सी, ये फर्स्ट ओवरटोन है, इसकी वैल्यू कितनी है 1050, इक्वेशन नंबर 1। और थर्ड ओवरटोन कितनी है आपकी 4 ओमेगा ई 1 माइनस 5 एक्स सी इजिकल टू
2068 इजिकल टू सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करो, पहले तो एक कॉम कैंसिल आउट कर लो, 2 5 10, 2 2 4, 525, और ये कितना हो जाएगा, 4 5 20, 4 1 4, 4 7 28, 517। अब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब क्या करना है, अब आप क्या करो, 2 - 1 कर लो, 2 - 1 कर लो या 1 - 2 कर लो, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर लो। 525 - 517 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 8, और ये बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा ई 1 - 3xc माइनस ओमेगा ई 1 - 5xc। देखो ओमेगा ई से ओमेगा ई कट जाएगा, तो इसको एक्सपेंड करो तो कितना हो जाएगा, ओमेगा ई -3 ओमेगा ई एक्सी माइनस ओमेगा ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 ओमेगा ई। ओमेगा ई से ओमेगा ई कट जाएगा, 5 माइनस से कितना बचेगा, 2 ओमेगा ई एक्सी, तो 2 2 4 बचेगा। यहाँ से एक्सी ही बचेगी आपको, एक्सी कितना हो गया, 4 अपॉन बोलो 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 4 अपॉन ओमेगा ई। कितना दिया हुआ है ओमेगा ई, उप्स, ओमेगा ई नहीं दिया हुआ है ना, थोड़ा सा लेंदी कर दिया इसमें। अब ओमेगा ई निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हमारे पास जो पहली क्वेश्चन थी या दूसरी क्वेश्चन थी वो क्या थी बेटा, ओमेगा ई 1 - 3xc इजिकल टू 525 थी, यही थी। तो इसको जब आप खोलोगे तो क्या आएगा, ओमेगा ई -3 ओमेगा ई एक्सी इजिकल टू 525 आएगा। और यहाँ से जब 2 से ये कट गया था, क्या क्या कट गया था यार, हाँ मतलब हमारे पास ओमेगा ई एक्सी इजिकल टू क्या आया था, 4 आया था ना, बस उसी को मैं यहाँ पर पुट कर लूँगा। ओमेगा ई माइनस ओमेगा ई एक्सी की जगह मैं 4 पुट कर लूँगा, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 इजिकल टू 525। अब ओमेगा ई मेरे लिए आसान है कैलकुलेट करना, कितना हो जाएगा, 525 + 12 537 हो गया, 537। तो 4/537, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आता है, 4 / 537 कितना आएगा, 0.0075, 0.0075, ठीक है, 0.0075 डेट विल बी योर। थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो एक स्टेप लेंदी भी नहीं था यार, एक स्टेप और आगे ही तो बढ़ाना था, ऐसा भी क्या लेंदी था इसमें, लेंदी क्या था, एक स्टेप भी तो आगे बढ़ाना था, ऐसा भी क्या लेंदी। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए, तो इतने ही सवाल मुझे मिल पाए, मैंने एक्यूमुलेट कर पाया था। तो बस एक दिन 2 दिन की और बात है, रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी, तो उसमें हमें क्या हो जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछा गया था। उसके हिसाब से फिर हम डिटेल जो है ना सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, पूरा पेपर का है ना, एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो उस केस में जैसे अभी मैंने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो सीरीज देखी होगी, तो हम 5-5 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम इन डेप्थ डिस्कस कर रहे थे। तो जब एक बार रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी तो उतना डिटेल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हाँ फिर भी हम सारे क्वेश्चंस को उसके लॉजिक के साथ, उसके रेफरेंस के साथ और उसके प्रॉपर मैकेनिज्म और एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। एंड आई एश्योर कि मेरे द्वारा दिया गया जो आंसर होगा ये 100% ट्रिपली चेक्ड एरर फ्री होगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी, डेट आई कैन रेस्ट एश्योर यू, आप विश्वास कर सकते हैं इसमें। नहीं तो आप वेरीफाई भी कर लीजिए, हाथ कंदन को आर से किया, पढ़े लिखे को फार से किया, आप वेरीफाई कर लीजिएगा, आपको एरर नहीं मिलेगा, इसकी एश्योरिटी मेरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि और भी ऐसे स्टूडेंट और जितने स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में आए, आप चाहो तो, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, जेन्युइनली अगर दिल से अच्छा लगा हो, तो ही आप इसको शेयर और फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।